Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's lecture we are going to discuss X-ray spectra, any and any curves. Okay, let's go into the detail of this topic. So first of all we will discuss what are X-rays. Actually, X-rays are electromagnetic radiations which are of extremely short wavelength and high frequency. As you know that if the wavelength is short and frequency is high, then the energy of the radiations will be quite high. So you may say the X-rays are quite energetic rays. And if we talk about their wavelengths range about 10 raised to the power minus 8 to 10 raised to the power minus 12 meters. On the other hand, their frequencies are about 10 raised to the power 16 to 10 raised to the power 20 hertz. So students, as I have talked about that X-rays are extremely energetic radiations. When they strike some material, they cause some important changes in that material as well. So in the next slides we are going to discuss how they are generated. Just have a look on this diagram students. Actually होता कुछ यूँ है कि हमारे पास ये एक एक्सरे ट्यूब है. इसे आप जो है वो एक इस तरह से कंसिडर कर सकती हैं कि इसमें दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो मौजूद हैं. ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है इसे हम कैथोड कहते हैं. कैथोड जो है ये कोई भी सोर्स होगा जहाँ पे थर्मियोनिक इफ़ेक्ट के ज़रिए जो है वो हम इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करेंगे. जस्ट सपोज़ अगर ये टंगस्टन मेटल है, ठीक है जी, हमने हाई वोल्टेज सोर्स से इसको कनेक्ट किया हुआ इलेक्ट्रोड को, तो क्या होगा जी, यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे. थर्मियोनिक इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली जो है वो क्या होता है कि मेटल से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन होती है जब हम उसको हीट करते हैं. सो ये जो आपको जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, जो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो है वो इमिट हो रहे हैं या रिलीज़ हो रहे हैं, वो क्या करेंगे, ये टारगेट मेटल जिसे हम एनोड यहाँ पे कह रहे हैं उसको स्ट्राइक करेंगे. जब ये टारगेट मेटल पे जाके स्ट्राइक करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट जो है वो एक्स-रेज़ की प्रोडक्शन जो है वो होगी. ठीक है जी. अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज़ होता है कि एक्स-रेज़ यहाँ पे एक्चुअली जनरेट कैसे जो है वो हो रही हैं. सो एक्चुअली स्टूडेंट्स, जब ये जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें जो है वो हम हाई वोल्टेज के ज़रिए जो है वो जो है कैथोड से एनोड की तरफ जो है वो डायरेक्ट करते हैं. सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब जाके किसी भी मेटल के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करेंगे, लाइक जो भी टारगेट मेटल हमने एनोड के तौर पे सिलेक्ट की हुई है, तो उसके जो है एटम्स के साथ जब ये स्ट्राइक करते हैं तो उनके डिफरेंट शेल से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा देते हैं. एज़ वी नो के जो शेल जो है न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है उसे के शेल कहा जाता है. और उसके बाद जो उसके बाद शेल हमारे पास आता है वो एल शेल और फिर एम एंड देन एन शेल. अगर जो है वो जस्ट सपोज़ उस शेल से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं या वहाँ से रिमूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है जिसे के शेल कहा जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर क्या होगा, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो है हाई लेवल से इलेक्ट्रॉन यानी कि यू मे से कि एल एम या एन लेवल से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आएंगे और जो के में एक वैकेंसी क्रिएट हुई है उसको जो है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे. अब चूँकि वो हाई एनर्जी लेवल पे हैं, जब वो लो एनर्जी लेवल पे आएंगे तो फिर क्या करेंगे, अपनी एक्सेस एनर्जी को इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एमिट करेंगे ना. सो स्टूडेंट्स, ये जो आपको बेसिकली ये रेडिएशंस नज़र आ रही हैं एक्स-रेज़, ये उन्हीं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब वो लो एनर्जी लेवल पे आते हैं तो वो जो रेडिएशन एमिट करते हैं ये एक्स-रेज़ उन्हीं की वजह से जो है वो जनरेट हो रही हैं. सो एक्स-रेज़ की जनरेशन अगर आपको समझ आ रही है तो मैं यहाँ पे दोबारा से उसी स्लाइड पे जो है वो जाती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो आप लोगों को मैंने ये भी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि अनदर इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे पास जो है वो किस तरह से होता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जब टारगेट मटेरियल के जो मेटल्स के जो भी मेटल होगी उसके एटम्स के साथ जब स्ट्राइक करेगा तो उनके जो है इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में वैकेंसी क्रिएट करेगा. ठीक है जी.
तो उसके नतीजे में जो है जब हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लो एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो वो अपनी एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो है वो एमिट करेंगे और ये रेडिएशन जो हैं वो क्या कहलाती हैं, एक्स रेज़ कहलाती हैं। अब हम जो है ज़रा टाइप्स ऑफ एक्स रेज़ को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्स रेज़ ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जीज दैन दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स. They may be soft X-rays or hard X-rays. Actually, as I have told that this categorization is on the basis of energies. So, अगर हम इसकी डिटेल में जाएं so you may say कि X-rays जो हैं अगर उनकी एनर्जी जो है 5 से 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान में होगी तो दे वुड बी हार्ड X-rays. ठीक है, अब एनर्जी ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स इनकी जो है वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, जबकि इनकी ऑन द अदर हैंड जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होगी। ठीक, अब ऑन द अदर हैंड अगर हम सॉफ्ट एक्सरेज़ की बात करें तो सॉफ्ट एक्सरेज़ जो हैं उनकी वेवलेंथ लॉन्गर होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी हायर होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी लोअर होनी चाहिए। सो दैट्स वाई जो है दे वुड बी ऑफ लो एनर्जी. सो यू कैन clearly say that कि जो hard X-rays हैं they are more energetic and the soft X-rays are less energetic. अगर हम थोड़ा सा यूजेस इनके देख लें तो हार्ड एक्सरेज जो हैं क्योंकि उनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस को जो है वो ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। और सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ है वो मेडिकल रेडियोग्राफी में है और इसके अलावा जो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में भी जो है वो इनको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रा की जो है वो बात करें तो इससे भी हमें बहुत सी यूज़फुल इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। अभी हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स जो है वो देखी थी और वहाँ पे जो है वो थ्योरी हमें बताती है कि एनर्जी बैंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं मेटल्स के अंदर, जो कि हमें पता है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन एनर्जी बैंड्स की जो एग्जिस्टेंस को जो है एक्सरे स्पेक्ट्रा की मदद से जो है वो हम प्रूव कर सकते हैं और इसका एक्सपेरिमेंटल जो है वो एविडेंस जो है वो हमें इन बैंड्स की मदद से जो है वो मिल जाता है। अगर हम जो है वो बात करें कि एक्सेस जो हैं वो जो जनरेट होती हैं तो उसकी वजह जो है वो क्या होती है कि जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी कोल्ड मेटल की सरफेस के ऊपर आके जो है वो हम बम्बार्ड किए जाते हैं, ठीक है जी, तो उनकी बम्बार्डमेंट के नतीजे में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन तभी होगी अगर जो है मेटल की जो लो एनर्जी लेवल्स जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं यानी कि लोअर शेल्स में, वो शेल्स जो कि न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर वो सफिशेंटली एनर्जाइज्ड होंगे यानी कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जब उनसे स्ट्राइक करेंगे और उनको अपनी एनर्जी इतनी ट्रांसफ़र करेंगे कि वो जो है अपने शेल को लीव कर सकें, तो तभी जो है वो एमिशन ऑफ एक्स रेज जो हैं वो होंगी। और ये जो एमिशन ऑफ रेडिएशन होंगी इसके बारे में आपको मैं बताती चलूँ कि ये बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की वजह से नहीं हो रही, बल्कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की वजह से जो है मेटल के एटम्स में उस पर्टिकुलर शेल में जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है उस वैकेंसी को फुल करने के लिए ऑफ कोर्स हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। सो उनकी ट्रांजिशन के नतीजे में जो है वो एमिशन ऑफ रेडिएशन होगी और वो रेडिएशन जिस रीजन में होंगी वो एक्स-रेज रीजन होगा। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के शेल में होंगी उसके नतीजे में के लाइंस जो हैं वो स्पेक्ट्रम में आएंगी, और अगर जो है यही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एल शेल या एम शेल या एन शेल में होती हैं तो उसी की मुनासबत से इन्हें एल लाइंस, एम लाइंस या एन लाइंस वगैरह कहा जाएगा। अब जो है एक्सरे स्पेक्ट्रा से जो है हमारे पास क्या रिज़ल्ट्स आते हैं इसको जो है वो नोट करना है हमने कि अगर मेटल जो है वो गैशियस स्टेट में है तो लो प्रेशर पे डिफरेंट रिज़ल्ट होगा और हाई प्रेशर पे जो है वो डिफरेंट रिज़ल्ट होगा। सो लो प्रेशर पे जो है वो मेटल हमें एक लाइन स्पेक्ट्रम देती है व्हेन इट इज़ इन द गैशियस स्टेट, एंड एट हाई प्रेशर जो है ये लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो मर्ज करके जो है वो एक बैंड बना देता है। मीन्स टू से कि जो स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइंस होती हैं वो आपस में मर्ज कर जाती हैं और इनके मर्जिंग के नतीजे में हमारे पास जो है वो एक बैंड ऑब्टेन होता है।
अब जहाँ तक बात होगी कि मेटल्स जब सॉलिड स्टेट में हैं तो क्या उनके अंदर तब भी जो है वो बैंड्स मौजूद होते हैं या नहीं? येस, द आंसर इज़ येस, बैंड्स आर स्टिल प्रेजेंट व्हेन द मेटल इज़ इन द सॉलिड स्टेट। अब जो है हमें पता है कि जब सॉलिड स्टेट में मेटल है तो जाहिर सी बात है उसके एटम्स एक दूसरे के बहुत जो है वो करीब हैं, और उनके करीब होने के नतीजे में जाहिर सी बात है उनके अंदर भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स तो मौजूद हैं जो है, जहाँ पे ट्रांजिशन जो हैं वो हो सकती हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर उनके अंदर हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आएगा और जब वो होंगे भी बहुत एक दूसरे के करीब करीब, तो उसके नतीजे में जो है ये जो लाइंस होंगी वो मर्ज होती जाएंगी, और बजाय ये कि हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम आए, हमारे पास एक्चुअली जो है वो बैंड जो है वो आएगा। सो बैंड्स इन स्पेक्ट्रम जो है वो एक्चुअली हमें जो है वो क्या बता रहे हैं, दे आर टेलिंग अस अबाउट द बैंड्स इन द मैटर। सो ये जो है आपको फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा इस डायग्राम की मदद से। ये जो ए डायग्राम है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ लाइंस के बारे में बताया जा रहा है कि इन केस अगर जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो जब स्ट्राइक जो है इलेक्ट्रॉन जो है जो एमिट होता है वो के शेल से होता है, यानी कि वैकेंसी जो इलेक्ट्रॉन की क्रिएट होती है वो के शेल में होती है। तो फिर अगर एल शेल से जो है वो के शेल में इलेक्ट्रॉन्स आएँ तो फिर जो है जो लाइंस जनरेट होंगी वो के लाइंस कहलाएंगी। अगर ये एल शेल से आती हैं या एम से या एन से, तो अगर जो है जिस पे आके ये टर्मिनेट करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये जो है वो लाइंस के लाइंस ही कहलाएंगी। अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव जो है वो एल शेल से हुआ है तो जाहिर सी बात है सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हैं वो आके एल शेल पे टर्मिनेट होंगी। तो फिर हायर जो इसके शेल्स हैं जैसे एम शेल है या एन शेल है वहाँ से ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। तो उन हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आके एल शेल में रिजाइड करेंगे तो उनके नतीजे में हमारे पास एल लाइंस आएंगे एंड सो ऑन फॉर द एम और एन लाइंस। सो अगर हम इसी चीज़ को जो है वो कह दें बैंड्स की फॉर्म में कि अगर जो है ये हाई, अगर हम मेटल को गैशियस स्टेट में ले रहे हैं और हाई प्रेशर पे ले रहे हैं तो यही लाइंस मर्ज करके हमारे पास जो हैं वो बैंड्स बना देंगी, और इसको फिर हम लाइंस की बजाय के बैंड जो हैं वो कहेंगे। और सेम इज़ ट्रू फॉर एल बैंड। ठीक है जी, वेदर द मेटल इज़ इन द गैशियस स्टेट एट हाई प्रेशर और वेदर इट इज़ इन द सॉलिड स्टेट। सो दोनों की सूरत में जो है ये इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद जो है वो हम फर्दर देखते हैं कि एक्सरे स्पेक्ट्रा जो है इन पर्टिकुलर सॉफ्ट एक्सरे जो स्पेक्ट्रा है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब जो है वो हम बार बार एनर्जी बैंड्स का जो है वो ज़िक्र कर रहे हैं यहाँ पे। तो एनर्जी बैंड्स जो हैं वो मेटल्स के वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन बेसिकली देते हैं। तो सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रा जो है जो एक्सप्लेन करता है कि इन एनर्जी बैंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से हुई हुई है। ठीक है, और इसके अलावा जो है इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स जो है उनके बारे में भी हमें जो है वो पता चलता है। किससे पता चलता है? सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रा से। सो तो दो चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमने देखी हैं, एक तो जो है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें पता चल रहा है, उसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स के बारे में पता चल रहा है। अब एनर्जी बैंड्स जो हैं वो हमें जो है वो रेंज ऑफ एनर्जीज़ के बारे में बताते हैं जिस पे जो है वो इलेक्ट्रॉन लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो ये कि जो विड्थ ऑफ रेंज होगी, यानी कि एनर्जी बैंड की जो रेंज होगी वो हमें स्पेक्ट्रल बैंड की विड्थ के बारे में जो है वो आइडिया देगी। और लास्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो जो वेरियस एनर्जी लेवल्स में जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है वो हमें स्पेक्ट्रल बैंड के अंदर जो है वो नज़र। सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रा जो है उसकी मदद से हमें जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है वो है NE कर्व्स। अब अगर हम इसको डिफ़ाइन करें कि बेसिकली ये NE कर्व्स हैं क्या, तो इसमें जो है वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स इन एन एनर्जी बैंड। अब चूँकि जो है जो हमारे पास रिज़ल्ट यहाँ पे आ रहा है, हम बार बार एनर्जी बैंड्स का जिक्र करें तो इन एनर्जी बैंड्स के अंदर जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई हुई है इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स उसके बारे में हमें ये कर्व्स जो हैं वो बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सपोज़ करें कि NEDE जो है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल में मौजूद हैं इन द एनर्जी रेंज ऑफ E एंड E+DE। तो फिर जो है अगर हम इसको जो है वो प्लॉट करें NE को अगेंस्ट E,
सो ये आप लोगों को जो है वो एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा जहाँ पे एन ई को हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लिया है और ई एनर्जी को जो है वो हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है। सो ये हमें जो है ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रही है इन बिटवीन रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स के इन एन एनर्जी बैंड में। यहाँ पे हमने कुछ डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं हाईलाइट भी किए हुए हैं, इनके बारे में जो है मैं आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। अब ये जो आपको जो है यहाँ पे अगेन मैं इसी डायग्राम को जो है वो शो करवा रही हूँ कि ये जो एक एनर्जी बैंड आपको जो है नज़र आ रहा है, ये एक टिपिकल एनी एनर्जी बैंड है हमारे पास, ये एनर्जी कर्व आप इसको कह सकती हैं। ये पहला जो हमारे पास 3.77 फिगर को जो है वो आप नोट कीजिएगा। ये जो ए फिगर है ये हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पे है और ये जो बी फिगर है इसको हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो पे प्लॉट किया हुआ है। अब जो है ये बेसिकली जो टेम्परेचर का डिफरेंस हम शो करवा रहे हैं यहाँ पे, उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है ये भी हम देखते हैं। ये हमें बेसिकली जो है वो बता रहा है, पहले फिगर ए पे जो है वो ज़रा गौर कीजिएगा कि ये हमें बता रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इस बैंड में वो वेरी कर रही है बिटवीन ए एंड बी के दरमियान में, और ये ए और बी के दरमियान में जो एनर्जी का डिफरेंस है ये हमें जो है वो एनर्जी बैंड की विड्थ के बारे में जो है वो बता रहा है। ठीक है जी। और ये जो एनर्जी बैंड की विड्थ है ये मेटल टू मेटल वेरी करेगी, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो हमेशा 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान में ही रहेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है वो कर्व में हमें जो है ये हाईएस्ट पॉइंट नज़र आ रहा है जिसे मैंने नीचे जो है वो सी के साथ इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है जी। और दिस इज़ द मोस्ट फेवर्ड एनर्जी, सी इज़ द मोस्ट फेवर एनर्जी, और इस कर्व के नीचे जो एरिया है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पर्टिकुलर बैंड। एरिया अंडर द कर्व इज़, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि ये हमें किसके बारे में बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस पर्टिकुलर बैंड के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक। सो आप जो है वो उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया ये हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे ड्रॉ किया है, जिससे यू मे से कि हमने रूम टेम्परेचर पे ड्रॉ किया। अगर यही वाली हम मेटल को की जो है वो एनर्जी बैंड को प्लॉट करें एट एब्सोल्यूट ज़ीरो तो फिर क्या सिचुएशन होगी। तो ये हमारे पास जो है वो एक एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो है वो एक बैंड आ रहा है। इसमें आप नोट कर रही हैं कि राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास कर्व की वो बहुत ज़्यादा वर्टिकल जो है वो होगी, कम्प्लीटली वर्टिकल हो गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हाई एनर्जी एंड जो है वो एनर्जी बैंड का वो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो है वो बिल्कुल शार्प हो गया है। लेकिन जो है जब ये टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब अगर जब हम नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है वो जब ले रहे होंगे, जैसे ये ए के केस में आप देख रही हैं, तो यही जो है वो बैंड यहाँ से डिफ्यूज़ हो जाएगा। लाइक एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो है वो हमें मज़ीद कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस एरिया में नज़र नहीं आएगी। लेकिन चूँकि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट जो है वो एनर्जी रेंजेस में जो है वो लाई कर सकते हैं, सो यहाँ पे जो है वो बैंड जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है, जबकि यहाँ पे जो है वो हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो है ये बैंड बिल्कुल वर्टिकल जो है वो हो जाता है। सो ये हमने जो है वो देख लिया एक टिपिकल जो है वो एन ई स्पेक्ट्रा, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी और एब्सोल्यूट ज़ीरो पे भी। अब हम ज़रा थोड़ी सी इसकी फर्दर डिटेल की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है इस डायग्राम में देखिएगा 3.78, इसमें आपको जो है वो दो एनर्जी बैंड्स जो हैं या एनर्जी कर्व्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, जिनके दरमियान में गैप जो है वो मौजूद है। अब जो है वो इसमें मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ कि certain energies जो हैं between there are energy gaps, that is certain energies between m and n for which there are no electrons। अब ये m और n के दरमियान में डेफिनेटली कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है इस एनर्जी रेंज में, डेट्स वाई यहाँ पे जो है वो दो एनर्जी बैंड्स के दरमियान में जो है वो गैप आ रहा है। और ये गैप जो है वो वाइड भी हो सकता है या नैरो भी हो सकता है, और इन सम केसेस जो है ये बिल्कुल एब्सेंट भी हो सकता है। अगर और ये एब्सेंट किस सूरत में होगा, अगर ये दो एन ई बैंड्स जो हैं ये कर्व्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाएं। ठीक है जी। सो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है किसके बारे में, एन ई कर्व्स के बारे में। ये एन ई कर्व्स को डिस्कस करने के बाद अब हम कैपिटल एन ई कर्व्स को जो है वो डिस्कस करते हैं, और इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताती चलूँ
कि एनी कर्व जो स्मॉल एनी कर्व्स हैं वो हमें बेसिकली बता रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के इन अ बैंड। अब जो है वो एक्चुअली होता क्या है कि तमाम एनर्जी लेवल्स तो जो है वो एक ही वक्त में ऑक्यूपाई नहीं हो रहे होते, कुछ ऑक्यूपाइड होते हैं, कुछ अनऑक्यूपाइड होते हैं। अब बैंड में जो है वो सिर्फ वही लेवल्स जो हैं वो इंडिकेट होंगे जो कि ऑक्यूपाइड होंगे, जबकि अनऑक्यूपाइड लेवल्स जो हैं वो किसी भी स्पेक्ट्रल बैंड में इंडिकेट नहीं होंगे। अब अगर हमने जो है जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखनी है इन अ गिवन एनर्जी रेंज, तो फिर जो है वो उसके लिए हमें एन ई की स्मॉल एन ई के बजाय एक नई क्वांटिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है जो कैपिटल एन ई है। अब हमें कैपिटल एन ई बेसिकली क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इन अ पर्टिकुलर एनर्जी रेंज इन अ बैंड में। एक मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ कि एक एनर्जी बैंड के अंदर जो हमारे पास एनर्जी की रेंज है उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स जो हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसके बारे में जो है वो हमें किससे पता चलेगा, वो कैपिटल एन ई के बारे में पता चलेगा, कैपिटल एन ई से जो है वो पता चलेगा। अब जो है हमें ये बता रहा है कि अगर हमारे पास जो है कि एन ई ई डी ई हो तो वो हमें जो है वो किसके बारे में बताएगा, नंबर ऑफ़ एनर्जी स्टेट्स जो कि एनर्जी ई और ई प्लस डी ई के दरमियान में जो है वो लाई कर रही हैं। सही है जी। सो अब इसके एन ई कर्व्स जो है उसकी हम थोड़ी सी डिटेल जो है वो देख लेते हैं। ये फिगर 3.79 पे जो है वो आपको कैपिटल एन ई कर्व जो है वो नज़र आ रहा है। ये जो भी सेकंड कर्व नज़र आ रहा है इसको फॉर द टाइम बीइंग जो है वो आप ओवरलुक कर दें और पहले वाले के ऊपर जो है वो गौर करें। एक्स एक्सिस पे जो है वो एनर्जी है और वाई एक्सिस पे जो है वो एन ई को हमने ड्रॉ किया है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि एन ई जो है वो हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है कि विद इन एन एनर्जी बैंड जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं वो एनर्जी रेंज पे कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। आई एम रिपीटिंग वंस मोर कि विद इन एन एनर्जी बैंड जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं वो एक एनर्जी रेंज के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, उसके बारे में हमें जो है वो किससे पता चलता है, वो हमें कैपिटल एनी कर्व से जो है वो पता चलता है। जबकि स्मॉल एनी कर्व्स जो हैं वो हमें किसके बारे में बता रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहे थे इन अ एनर्जी लेवल या स्टेट। अब ये जो एनर्जी लेवल और स्टेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इन एनर्जी बैंड, उसके बारे में हमें कैपिटल एनी कर्व से जो है वो पता चल रहा है। अब अगर हम जो है एब्सोल्यूट ज़ीरो पे बात करें तो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो है जितने भी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑफ कोर्स वो लोएस्ट एनर्जी लेवल पे जो है वो लाई करेंगे। अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतनी जो है वो हमारे पास फिर एनर्जी लेवल्स भी होंगे। सही है जी। उसके मुताबिक अगर जो है वो हम देखें तो फिर कितने जो है लोएस्ट एनर्जी स्टेट तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन सी जो है वो एनर्जी लेवल्स को ऑक्यूपाई करेंगे, तो n/2 लोएस्ट एनर्जी स्टेट्स को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेंगी, क्योंकि एक जो है आप इसको ऑर्बिटल भी कह सकती हैं क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है जी, विद ऑपोजिट स्पिन। तो उस हिसाब से जो है वो सारी एनर्जी लेवल्स तो ऑक्यूपाई नहीं होंगे, हाफ ऑक्यूपाई होंगे और हाफ जो है अनऑक्यूपाइड जो है वो रह जाएंगे। अब जो है यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये n/2 एनर्जी लेवल्स जो हैं वो फुल हैं, तो एन ई और एन ई कर्व्स जो हैं इस केस में हमारे पास जो है उनकी शेप सेम ही होगी। अब यहाँ पे जो है जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एरिया अंडर द कर्व। अब चूँकि एन ई में हम जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो बता रहे हैं, तो इसका एरिया जो है वो कैपिटल एन ई कर्व की निस्बत जो है वो दुगना होना चाहिए। ठीक है जी। ये तो हम जो है वो स्केल को एडजस्ट करके जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ले लेंगे। लेकिन अब जो है अगर टेम्परेचर जो है वो हम एब्सोल्यूट ज़ीरो से बढ़ा दें तो फिर क्या होगा, फिर जो है ऑल द अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स इन अ बैंड विल बी ऑक्यूपाइड। सो फिर इस केस में फिर क्या होगा, ये कैपिटल एन ई कर्व जो है वो उसका एरिया जो है वो स्मॉल एन ई कर्व से जो है वो बढ़ जाएगा। अब जो है इन दोनों को हम कुछ हद तक रिलेट भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक मेन चीज़ यहाँ पे बतानी है वो आपको ये बतानी है कि जो हमारे पास टिपिकल एन ई कर्व है ना, वो जो है हमें बेसिकली ये बता रहा है कि
कौन सी जो है वो एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो है वो ऑक्यूपाइड होंगी और कौन सी एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाइड नहीं होंगी। अब जो है अब चूँकि हमारे पास जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल हैं नहीं है जो कि सारी अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर सकें। तो फिर जो है एट एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है जितने भी हमारे पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑफ कोर्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट्स को ही जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन हायर टेम्परेचर पे जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के पास जो है वो ऑप्शन होंगे डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स जो भी अवेलेबल होंगी वहाँ पे जाके उनको ऑक्यूपाई कर सकते हैं और उनकी डिफरेंट एनर्जी लेवल या स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास आ सकती है। इसको वाइंड अप करते हैं। आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि जिस तरह से हमने स्मॉल एनी कर्व्स को देखा था, इसी तरह से कैपिटल एनी कर्व्स भी जो हैं उनके दरमियान में एनर्जी गैप जो है वो आ सकता है। ये एनर्जी गैप जो है जिस तरह से हमने पीछे जो है वो कहा है कि ये वाइड भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है और ये बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट भी हो सकता है। नॉन एग्जिस्टेंट क्यों होगा? अगर जो है वो दो एनी कर्व जो है वो आपस में ओवरलैप कर जाएं। बट ऑन द होल जो है वो द शेप ऑफ कैपिटल एनी कर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज़ जो है इससे हमें जो है वो पता चलता है कि आया जो है ये हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं या सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं या इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट द शेप्स ऑफ डिफरेंट कैपिटल एनी कर्व्स, जिससे जो है वो हमें पता चलेगा कि आया ये एक पर्टिकुलर हम जो है वो सब्सटेंस को डिस्कस कर रहे हैं जिसे हम मेटल कह रहे हैं, वो कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, या जिससे अगर हम कैटेगराइज करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि आया वो कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से हमें मिल जाएगी। स्टूडेंट्स एक दफ़ा जो है वो मैं आपको लेक्चर का रिव्यू जो है वो दे देती हूँ। यहाँ पे हम अपने लेक्चर का जो है वो एंड करेंगे, बट बिफोर